नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग जो देश की राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं, वो कई प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे क्या कारण है? क्या ये नरेंद्र मोदी हैं? क्या ये उनका संगठन है? फिर आगे चलते हैं तो कांग्रेस अभी जिस तरह की सफलता उसे मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या ये राहुल गांधी हैं? क्या ये सोनिया जी हैं? या कुछ अन्य नेताओं का मनमुटाव जिम्मेदार है? या फिर हम ये सवाल पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त सफलता के पीछे क्या कारण है? क्या ये अरविंद केजरीवाल हैं? या फिर एक सेल्फलेस जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों का एक हुजूम बनकर आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा करता चला गया है कि वो दिल्ली में बैठकर न सिर्फ 2 बार जीतती है, बल्कि तीसरी बार के लिए बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर होती है और दिल्ली से निकल के पंजाब में आ जाती है। गुजरात के इलेक्शन में वो अपनी प्रेजेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्ज कराती है और कांग्रेस को कई जगह तीसरे स्थान पर धकेल देती है। आगे अगर इस समय किसी पार्टी की बात बहुत तेज़ी से हो रही है देश में, तो वो आम आदमी पार्टी है, आप। और मैं जिस युवा नेता को आज आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कि आप के राज्यसभा सदस्य के तौर पर पंजाब से आते हैं आपके हमारे छत्तीसगढ़ के मुंगेली से। मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं सांसद आपके आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक जी, जो मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं मूल रूप से। सर, बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। संदीप जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि राजनीति में मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो बहुत ही एक डिफरेंट पिक्चर दिमाग में आती है। आत्मविश्वास से भरा एक राजनेता, हट्टा कट्टा, चौड़ा, मूछें, और उसके बाद हाँ शरद जी नमस्कार, प्रणाम कर रहे हैं जी, पूछिए। आपको मैं देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा रंग रोगन पर ध्यान देते तो शायद आपकी उम्र 30-35 के आसपास सिमट जाती। कैसे आम आदमी पार्टी का ये सफ़र, एक मेधावी छात्र का, युवा का, वहाँ तक जाने का सफ़र? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सफ़र तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लंबी भी है और संघर्ष से भी भरी हुई है। मैं छत्तीसगढ़ में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता दोनों एजुकेटेड हैं और किसान थे मूल रूप से। पढ़ाई मैंने 5वीं तक की गांव में ही की। गांव में हमारी एक छोटी सी स्कूल थी, एक कमरे की स्कूल थी। उस पे बाहर पीपल का पेड़ था, कभी पीपल के पेड़ के नीचे क्लास लगते थे, कभी कमरे के अंदर। 5वीं पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ रहने के लिए बिलासपुर आ गया, क्योंकि हमारे पास वहाँ स्कूल नहीं थे। वहाँ से जर्नी शुरू हुई और चलते 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 हैदराबाद पहुँचा। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एसोसिएट हुआ। फिर उसके बाद NCL है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पूना में, वहाँ पे मैं काम किया। फिर उसके बाद फिर मैं PhD करने के लिए इंग्लैंड चला गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से फिर कुछ समय के लिए मैं MIT है एक अमेरिका में, बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ रिसर्च कर रहा था। फिर इंडिया वापस आके IIT ज्वाइन किया और जब आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा सांसद ऑफ़र किया, उस समय मैंने रिज़ाइन कर दिया फिर IIT की नौकरी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा था। मेरा बहुत अच्छा लेबोरेटरी था और मेरे अंडर PhD स्टूडेंट्स से मेरे रिसर्च काफ़ी अच्छे रहे हैं। बहुत सारे मैंने 100 से ज़्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं। तो जर्नी राजनीति में कैसे टर्न हुई, बहुत समय से मेरे मन में ये था कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा करनी है। मैं एज अ साइंटिस्ट रहते हुए भी देश के लिए ही काम कर रहा था। अच्छा साइंस करता, अच्छी आविष्कार करता तो देश को ही फ़ायदा था। लेकिन मुझे ये लग रहा था, बार बार मेरे मन में ये प्रश्न उठता था और आता था कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाना है। पॉलिसी मेकिंग बॉडी में एंटर होके ही
आप लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल चेंजेस देश में ला सकते हो। ये मेरे दिमाग पे था। तो आप क्या जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप 30 साल की उम्र में देश में देख रहे थे, यानी 10 साल पहले, और ये ठीक वही समय है जब बात उठ रही थी कि एक लोकपाल होना चाहिए, राजनीति को बदलना है। उस समय की जो सरकार थी केंद्र की, यूपीए, उसको लेकर बहुत सारी बातें थीं, कॉमनवेल्थ, 3G, तमाम चीज़ें थीं। तो क्या इन सब ने आपके मानस पर असर डाला? राजनीति में आना है ये तो मुझे लगभग मैं 20-25 साल में था तब से आ गया था, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या राजनीति में ही जाना चाहिए या रहने देता हूं, ना करूं। बट वो जो क्लैरिटी होती है वो लगभग 30 साल के आसपास मुझे बनी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही एक समय था जब ये लोकपाल बिल, अन्ना आंदोलन मूवमेंट, ये सारा कुछ यहाँ चल रहा था। पहले तो जब राजनीति में जाना है ये मन में उठता था प्रश्न, तो मन में आता था यार किस पार्टी के पास जाऊँ, कैसे जाऊँगा, मुझे कौन लेगा, कौन एक आम इंसान को अपनी पार्टी में जगह देगा। अन्ना आंदोलन चला, वहाँ मैं इंग्लैंड में था, मैं देखता था बैठे बैठे, तो मुझे लगा कि ये बंदा है, बिल्कुल सही बंदा है। केजरीवाल जी को देख के लगा, तब मुझे ये लगा कि ये मेरे लीडर हो सकते हैं, और मुझे ये लगा कि ये आइडियोलॉजी और जो थॉट प्रोसेस है वो मैच कर रहा है। तब फिर वहाँ से मुझे क्लैरिटी आई कि हाँ अब यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये डाउट नहीं था मन में कि इतनी अच्छी पढ़ाई, रिसर्चर के तौर पर दुनिया के लीडिंग इंस्टीट्यूशन में काम, और एसोसिएट प्रोफेसर IIT दिल्ली, लेबोरेटरी, इतना सारा काम, इतनी सारी चीज़ें, इतना सब कुछ होने के बाद घर वाले क्या कहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद तुम इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे हो, और वो भी राजनीति की राहों में चलोगे जहां पग पग पर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। आप सही कह रहे हैं। सारे लोग जिनको मैं बताता था कि मैं राजनीति में जाना चाह रहा हूँ, सारे मुझे गालियाँ देते थे, कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, तुम बर्बाद हो गए, लोगों को नौकरी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज़ था। अब वो कहते थे कि यार, घर वाले कहते थे कि किसी को आजकल सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तू तो इतना अच्छा IIT का प्रोफेसर बन गया, तू पागल हो गया। सारे कहते थे कि तुम बर्बाद हो गए, सारे। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो क्या करती हैं? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे में, और एक बहुत बड़े लॉ फर्म के लिए काम करती है दिल्ली में। तो माफ़ कीजिएगा, ये निजी प्रश्न है, लेकिन ये अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ? वेल, मैं कहूँगा कि मैंने अरेंज किया था। और बड़ा खूबसूरत उत्तर है ये। और मेरे माता पिता ने वो अप्रूव किया था। वाह वाह वाह। और मुझे लगता है आपको देखकर जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होंगी, क्योंकि आप एक मृदुभाषी, सरल, ऐसे मुझे पर्सनैलिटी वाइज प्रतीत हुए, और वो ऐसी हैं जो आपके भीतर के टैलेंट को बहुत बेहतर समझती हैं। नहीं, मेरी वाइफ मेरे से भी कम बोलती है। अरे वाह। हाँ, उसके रिलेटिवली देखेंगे तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। आप एक्सट्रोवर्ट। हाँ, बट वो बहुत समझदार है, और बड़ा और सपोर्ट, ताकत है। हाँ, सपोर्ट। नहीं तो आज के ज़माने में, उस समय कोई एक, मतलब सारे कहते हैं अगर पार्टी ज्वाइन करना है तो बीजेपी कांग्रेस करो। घर वाले यही कहते थे कि यार अगर तुमको ज्वाइन ही करना है तो मेरे रिलेटिव सारे, मेरे कज़िन, भाई, दोस्त, यार ज्वाइन करना है तो बीजेपी या कांग्रेस ही करो ना, कम से कम वहाँ करियर तो सुरक्षित रहेगा। तुम उस पार्टी में जा रहे हो जिसका कोई करियर सुरक्षित नहीं है। तो ये तो प्रश्न था, लोग कहते थे। बट सवाल राजनीति में कभी करियर के लिए आए ही नहीं थे। करियर तो मैंने बना लिया था, मैंने तो अचीव कर लिया था। मैं जिस भी देश में चाहता था मुझे जॉब मिल जाता, मैं कोई भी काम कर सकता था, मैं जितनी मर्जी चाहता मैं पैसे कमा सकता था, जहाँ खड़े होता वहाँ पैसे कमा सकता था। वो तो चाहिए ही नहीं था। मन में तो कुछ और था, एक नई राजनीति करनी थी, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी करा सकते हैं। राज्यसभा में पंजाब से आपको भेजा गया, तो ये कैसे तय हुआ? केजरीवाल साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि जाहिर है वहाँ मान साहब को कन्विंस करना होगा, पंजाब इकाई को कन्विंस करना होगा, तो कैसे आपको राज्यसभा में, क्योंकि जाहिर है आपकी एबिलिटी को उन्होंने समझा होगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा में बहुत तरीके से उच्च सदन में अपनी बात रखेगा, और उच्च सदन डिज़ाइन ही आप जैसे काबिल लोगों के लिए है। जी,
ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चुनाव होने के बाद घर आ गए, रिज़ल्ट आ गया। एक दिन सर ने मुझे बुलाया अपने घर, केजरीवाल साहब ने। तो उस मीटिंग में मान साहब भी बैठे हुए थे और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के। उसके पहले कुछ ऑफिस बेरर वगैरह थे आप, या किसी पद नहीं, पर रहे? कभी नहीं? कभी नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता? हाँ, मैं ऐसे ही हेल्प कर रहा था जितनी मेरी बुद्धि थी। तो उस दिन मुझे बुलाया मीटिंग के लिए। तो उस मीटिंग में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसके सारे सदस्य थे। भगवंत मान साहब थे, मुख्यमंत्री, और अरविंद केजरीवाल जी थे। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 मिनट के लिए बाहर जाइए। तो मुझे लगा यार कुछ सेंसिटिव मुद्दा होगा, कुछ बात करेंगे। मैं बाहर चला गया, अपने काम पे लग गया जो छोटे मोटे। जब मैं अंदर आया, आधे घंटे बाद मेरे को बुलाए, तो भगवंत मान साहब ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। तब तो मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे समझ ही नहीं आया है कि आई वाज स्पीचलेस, क्योंकि मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी को, मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को कोई क्यों राज्यसभा भेजेगा? वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकती है। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला उस समय, क्योंकि मुझे एसिमिलेट करने में भी टाइम लगा। वो राज्यसभा का आपका पहला अनुभव कैसा था? जब बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। आपको कई बारी सदन के बाहर रहने से लगता है कि कैसे होंगे पॉलिटिकल, बाकी के लीडर्स कैसे करेंगे, बट अंदर जाने के बाद बहुत सारे अच्छे लोग हैं। सभी राजनीतिक दलों में अच्छे लोग भी हैं, और कई बारी बाहर से देख के इम्प्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है। और अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे वेल मीनिंग लोग हैं जिसको देश से मतलब है, देश के लिए चिंता करते हैं। ये क्या चक्कर है? शराब का कॉन्ट्रैक्ट, इसके पहले एक मंत्री जी जाते हैं अंदर, फिर मनीष जी जाते हैं, फिर अरविंद जी से पूछताछ होती है। क्या क्या आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक युवा परेशान भी होगा, एक युवा राजनेता सोच भी रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। परेशान तो नहीं हूँ, बट निश्चित रूप से मुझे बार बार ये याद दिलाती है, जो लोग कहते थे कि राजनीति गंदी है मत जाओ, राजनीति गंदी है मत जाओ, वो मुझे बार बार दिमाग पे आता है कि कैसे षड्यंत्र करके, कैसे मुद्दे से भटका के आप पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे जितनी भी छोटी हो, पॉलिटिकल लोगों को किस तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। मैं फैक्ट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं रैंडम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दूंगा। मैं गुजरात का प्रभारी था, गुजरात का पूरा चुनाव मैंने देखा। नकली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत होती है, और ये एक बार नहीं, लगातार आप इतिहास उठा लीजिए, जब से शराबबंदी है वहाँ पे, तब से नकली शराब को लेकर पीकर लोगों की मृत्यु होती है। मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, देखा हूँ गरीब लोगों को। गुजरात में आज जिसको भी शराब पीना होता है, शराब बहुत आसानी से मिल जाता है। इलिसिट लिकर, हजारों करोड़ का धंधा है ये। शराब का अगर कहीं घोटाला है तो इतने सैकड़ों लोग मर जाते हैं। हजारों करोड़ का इलिसिट लिकर का पूरा धंधा चल रहा है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं दिल्ली पे आता हूँ। दिल्ली में क्या किया गया है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिल्ली में लिकर जो पॉलिसी थी उसको चेंज किया गया, ट्वीक किया गया। लिकर पॉलिसी को क्यों चेंज किया गया? रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू चेंज तो आपकी सरकार ने किया? हमारी सरकार ने की जी, हमारी सरकार ने रेवेन्यू। दिल्ली में पहले बहुत सारे इलीगल शॉप्स चलते थे, बड़े बड़े ठेकेदार होते थे, अलग अलग ठेकेदार होते थे और वो चलाते थे। बहुत सारे ऐसे इलीगल शॉप्स चलते थे। सरकार ने पॉलिसी चेंज की ताकि ये इलीगल शराब बंद हो, और अगर रेवेन्यू जनरेशन का फ़ायदा हो तो वो सरकार को हो। सरकार ने पॉलिसी लाई। पॉलिसी लाने के बाद सब्सटेंशियल अमाउंट सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। मतलब नई पॉलिसी लाने से सरकार को फायदा होना शुरू हो गया। अब फिर सीबीआई ने उस लिकर पॉलिसी में ये कह के जांच शुरू की कि आप लोगों ने गलत तरीके से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया, नंबर 1, और आपने पॉलिसी फ्रेम ही गलत तरीके से किया है।
भाई एक सरकार को पॉलिसी बनाने का अधिकार है, और अगर उस पॉलिसी से सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती है तब तो वो इस बात का सबूत है कि सही दिशा में जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसी बुनियाद पर इन्होंने उस पर केस लगाई। केस लगा के मनीष जी को अरेस्ट किया है। हर दिन न्यूज़ में क्या आता है? न्यूज़ में सिर्फ इतना आता है कि आज इसको अरेस्ट किया, कल उसको अरेस्ट किया, इससे पूछताछ हुई फलाने दिन। अब आम पढ़ने वाला, कई बार हम सब सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सब संशय में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा, मनीष सिसोदिया ने 14 फ़ोन 15 फ़ोन पता नहीं 11 फ़ोन तोड़े, ऐसी खबरें चली। बाद में थोड़े दिन बाद पता चला कि यार वो जो फ़ोन नंबर के जो नंबर्स थे वो तो एक्टिव है, पब्लिक में है, उसमें से 2-4 फ़ोन CBI के पास है, 1 फ़ोन उनके पास है, 2 फ़ोन इसके पास है, वो कभी टूट। तो इस तरीके से ये फर्जी न्यूज़ को प्लांट करके पब्लिक साइकी में रोज़ ये डालना शुरू करते हैं कि देखो इसको पकड़ा, पूछताछ किया। जनता सोचती हाँ भाई पूछताछ चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। कानून व्यवस्था पे हमें पूरा भरोसा है। मैं मनीष जी को जानता हूँ, मैं अपनी पार्टी को जानता हूँ, सारे पाक साफ होके निकलेंगे। पर ये पार्टी के लिए कठिन समय इसलिए है क्योंकि आपके ईमानदार नेता जेल में पहुँच रहे हैं। जेल में तो है, कभी जेल देखा नहीं उन्होंने, तो दुख तो होता है। अंत पंत पे इस देश में कानून व्यवस्था में जीत सच्चाई की होगी। अच्छा, ये बताइए कि एक थॉट और एक एनालिसिस का सिरा जो आता है, मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी किसी भी इमर्जिंग स्टार को अपनी पार्टी में ठहरने नहीं देते हैं अपने सामने। पहले कुमार विश्वास बड़े करीबी थे, बड़े मकबूल कवि हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उनकी अन्ना आंदोलन के समय बड़ी तेज़ी से खड़ी हुई। उसके बाद फिर जो एक NGO कल्ट से आने वाले लीडर थे, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, प्रशांत किशोर जी की हम बात करें, तो ये तमाम लोग आपकी पार्टी से निकले और जिनका अपना वैल्यू है। फिर मनीष सिसोदिया जी पर बात आती है कि ये भी बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे थे। आप कैसे देखते हैं इस तरह की चीज़ें जब उठती हैं अरविंद केजरीवाल को लेके कि उन पर आरोप लगता है ऑटोक्रेट हैं, उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता? क्या ये सब परसेप्शन है, या जैसा कहा जाता है कि हर इंसान में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखो थोड़ा सा गौर से देखो? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं बाहर से आया हुआ एक आदमी था, दिल्ली की मैं एक गली तक नहीं जानता था। 2016 में आया मैं। उनको मिलने में मुझे 1 साल लग गए, और जब मैं मिला तो मुझे उन्होंने काम दिया, छोटा सा काम, वो मैंने करके उनको दिया। दूसरा काम दिए, करके दिया। तीसरा काम दिए, करके दिया। मेरा नंबर एक्सचेंज कर लिया उन्होंने और मेरे से जुड़ गए। मैं सोच में पड़ गया, हैरान था कि यार इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा आदमी मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी से आदमी से 3 काम करने के बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके मेरे से फ़ोन पे डिस्कस कर रहे हैं। वो है अरविंद केजरीवाल। जो भी काम करेगा, जिसमें भी टैलेंट है, उसको वो नर्चर करते हैं। मुझे राज्यसभा सांसद क्यों बनाते बताओ? क्या कंपल्शन? वो किसी भी और को बनाते जिससे उनको और भी बेनिफिट होता। मैं तो एक कौड़ी नहीं रख सकता कहीं पे, ना किसी भी तरीके से एडिशनल बेनिफिट नहीं ला सकता, कुछ नहीं, बस मेहनत कर सकता हूँ। जो आरोप लगाए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। केजरीवाल वो आदमी है जो सच्चा और टैलेंटेड आदमी है, उसको प्रमोट करता है। मेरे को ले लो, राघव चड्ढा को आप ले लो। राघव चड्ढा जी को स्पेस मिला है, लीडर हैं आज। भगवंत मान साहब को आप ले लो, आप आतिशी को ले लो, ऑक्सफोर्ड से भी वो पढ़ के आए। सौरभ भारद्वाज को ले लो। मनीष सिसोदिया जी को डिप्टी CM बनाया पहले दिन से। पहली बार जब सरकार बनी, आप जो कह रहे थे, आपने पूरा बोला नहीं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी को सरकार बनने के बाद डिप्टी CM बनाना ज़रूरी नहीं था, उन्होंने खुद बनाया था। तो वो केजरीवाल हैं। बाकी जो आए चले गए उनकी मर्जी है। तो आप क्या मध्य प्रदेश, एक बाइपोलर पॉलिटिक्स का आपका गृह राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये हमेशा 2 ही दलों की राजनीति के केंद्र रहे हैं। जनता बहुत सरल है छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की। वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही अपनी पसंद को सीमित रख के आगे बढ़ती रही है। ऐसे में आपका यहाँ आना
क्या कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? सिर्फ आप आ इसलिए रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दें, जैसा आपने गुजरात में किया था? बाईपोलर ये तब तक होती है जब तक कोई फॉर्मिडेबल फाइट देने वाला कोई तीसरी पार्टी नहीं होती है। आम आदमी पार्टी आज एक मजबूत विकल्प है और इन दोनों पार्टियों को चुनौती देने में सक्षम है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुजरात से ही मैं शुरू करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में चुनाव ही नहीं लड़ा। वो एक नए तरह की कैंपेन शब्द का यूज़ करते थे, इनविजिबल कैंपेन। समझ नहीं आता ये कैसा कैंपेन है कि इनविजिबल कैंपेन। इनके नेता भारत जोड़ रहे थे दूसरे राज्य में, चुनाव दूसरे राज्य में हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने सारे लोकल लीडर्स को बाहर छोड़ रखा है मरने के लिए। उनको कोई मदद नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करते, चुनाव नहीं लड़ते, ये चुनाव ही नहीं लड़ते। एक तरफ कांग्रेस चुनाव खुद नहीं लड़ती, दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कहते हैं कि आप हमारा वोट काटने आ गए। अरे भाई, हम रहें या ना रहें, आपका हारना तय है। अगर ऐसा होता, मान लो हम गुजरात नहीं जाते, तो क्या कांग्रेस जीतने वाली थी? नहीं जीतने वाली थी। कांग्रेस लड़ती नहीं है और रोते रहती, मम्मी मुझे आके मार दिया, मम्मी। अरे रो मत यार, तैयारी करो, मेहनत करो। मध्य प्रदेश में भी हम जीतने आए हैं, हमको ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से, ये दोनों बराबर हैं। वैसे आपकी बात से मुझे ये चीज़ समझ में आ रही कि आप कांग्रेस और बीजेपी की तथाकथित खामियों को अपनी ताकत बना रहे हैं। आपकी क्या ताकत? मैं वही बता रहा हूँ। तो 100% जनता यही कहेगी कि नहीं, हम इन दोनों से परेशान हैं, त्रस्त हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर वो वोट किसको दे। यहाँ पर फिर हमारे ऊपर प्रश्न उठता है, हमें वो वोट तभी देगी जब हम एक ऑल्टरनेट विकल्प के सामने आएंगे, विकल्प लेकर आएंगे, एक पॉजिटिव और अच्छी राजनीति लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे ही बिलीव करती है। हमारा कैंपेन कैसे रहता है, आप जैसे देखेंगे, हम आते हैं एक स्टेट में, हमें भी संगठन बनाए, हमारा कैंपेन स्टार्ट होगा। हमारे कैंपेन में हमारे फिर काम को ही हम गिनाएंगे कि भाई हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आपको अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, हम रोजगार देंगे। हम ये काम को गिना के ही राजनीति करते हैं। पैसा इसके लिए कहाँ से लाते हैं? क्योंकि सरकार के पास पैसा है। एक बात ये भी समझ में आती है कि आपका जितना प्रचार बजट है मीडिया के लिए, वो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी उतना पैसा नहीं खर्च करते अपनी पब्लिसिटी के लिए जितना आम आदमी पार्टी खर्च करती है। जब आप गवर्नेंस करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इस पूरे देश में दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो मुनाफे में है। बाकी सारी सरकार, और ये सीएजी का रिपोर्ट कहती है। कारण, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये केजरीवाल साहब ने भी खूब हाँ। दावा किया। नहीं, ये तथ्य है, तथ्य हम नहीं कहते, सीएजी की रिपोर्ट कारण है। क्या था? क्या ये पहले से ही रही शीला दीक्षित जी जब चीफ मिनिस्टर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शीला दीक्षित जी सरकार में थी, जब हमने सरकार टेक ओवर किया था, तब सरकार घाटे में थी। केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद 5 साल 10 साल के काम के बाद सरकार मुनाफे पे आई है। और मुनाफे पे इसीलिए आई क्योंकि ईमानदार सरकार थी। जितने कट थे ऊपर, पॉलिटिकल कट्स जो लेते थे, वो सारा बंद हो गया। सारे भ्रष्टाचार के लूप होल बंद हो गए, जीएसटी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ गए, जनता बिलीव करने लगी। जनता टैक्स इवेजन नहीं करती थी, जनता टैक्स देती थी। उसको ये कह रहे हैं रेवेन्यू सरप्लस की सरकार, रेवेन्यू सरप्लस की पहली, देश की पहली सरकार है। आप रेवेन्यू सरप्लस पहुंच रहे हो, इसीलिए आप प्रचार पे ज्यादा खर्च करेंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उसका। तो पहली बात तो ये है कि रेवेन्यू सरप्लस की सरकार है। दूसरी बात, जब अगर आप कोई मैसेज लेके आते हो तो ये आपके गवर्नेंस का हिस्सा है कि एक एक व्यक्ति को आपको उसको बताना पड़ेगा। ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार को पहले नहीं पता था। आज ये भी आप जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, आप जाके देखो कि हमने 500 में सिलेंडर देंगे, फलाने में ये देंगे। ये क्या है? ये देरी से सीखते हैं, ये देरी से चल रहे हैं। इनको केजरीवाल के साथ इनफैक्ट क्रैश कोर्स करना चाहिए जाके 1-2 महीने का, तो ये सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्कीम्स हैं, स्कीम्स को अगर आपको जनता तक पहुंचाना है तो आपको उसके मीडियम्स निकालने पड़ेंगे, उसके लिए बजट। अगर तो इससे सरकार को नुकसान होता तो मैं आपसे सहमत होता कि यार इस पे पैसे मत डालो, अभी तो फायदे में। सरप्लस की सरकार है। कितना दावा है आपका मध्य प्रदेश में? आपकी प्रेजेंस क्या बाइपोलर पॉलिटिक्स के, क्या आप ऐसा दावा करते हैं कि बाइपोलर पॉलिटिक्स के कैरेक्टर को चेंज करेगी? वो तो डिसरप्ट हो चुका है, उसका मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लेना। आप इसको इलेक्शन के बिल्कुल हम जरूर दिखाएंगे, रिजल्ट के नतीजे के दिन आप इसको चला लेना। वो डिसरप्ट हो चुकी है जिस दिन हमने यहाँ पे एंटर किया, नंबर 1। नंबर 2,
कितनी सीटें आएंगी, क्या आएंगी, वो आज मैं दावा नहीं करना चाहता हूँ। इट वुड बी टू प्रीमेच्योर, और जनता तय करेगी। और हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जनता तैयार बैठी है, बस निमंत्रण देना है। 10 आदमी से आप जाके पूछो कि भाई इनसे त्रस्त हो, सारे त्रस्त हैं। कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ, क्या आम आदमी पार्टी एक नर्सरी भी है लीडरशिप की, होगी? क्योंकि कई बड़े नेता आपके यहाँ से गए तो ये सवाल उठा कि क्या ये पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे के साथ ही शुरू होकर उन्हीं के चेहरे के साथ, हालांकि मैं विश करता हूं कि आप मजबूती से खड़े रहें, क्या उन्हीं के चेहरे के साथ ख़त्म होने की तरफ भी बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता है। जिस तरीके से जब एक परिवार की पार्टी होती है, एक परिवार की पार्टी होती है, तब ये परिस्थिति आती है। अब हमारे कोई संबंध दूर दूर से नहीं है। हमारे जैसे लोगों को जब नर्चर किया जा रहा है, आम इंसान को नर्चर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक आइडिया है और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। निश्चित रूप से केजरीवाल जैसे बड़े दूरदर्शी लीडर बहुत ही कम होंगे, मुझे तो लगता नहीं है कि होंगे। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुभकामनाएं संदीप जी आपकी पॉलिटिकल जर्नी के लिए भी, और जिस विचार के साथ आम आदमी पार्टी के साथ आपने अपने पॉलिटिकल जर्नी को आगे बढ़ाया है, बहुत शुभकामनाएं। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।